बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज प्रवासी राजस्थान संगम में आयोजित बेंगलुरु के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारी महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती विजय राठकर जी, हमारे राज्यसभा के सांसद, राजस्थान के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता श्री सतीश पूनिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और कर्नाटक के भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लहर सिंह जी सिरोहिया साहब, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग विभाग श्री शिखर अग्रवाल जी, संयोजक प्रवासी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी श्री कुमार लखोटिया जी, डायरेक्टर बीकानेर वाला श्री अशोक अग्रवाल जी, एमडी प्राइड ग्रुप श्री मुरारी लाल सरावगी जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओए देश ग्रुप श्री दिनेश जैन जी, सह संस्थापक महेश हार्डवेयर लिमिटेड श्री अशोक राका जी, चेयरमैन बॉलमार्क ग्रुप श्री तेजराज गुलेछा जी, और जो लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये प्रवासी राजस्थानी संगम जो किया है, इस राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के अध्यक्ष भाई सचिन पांड्या जी, प्रोग्राम सह संयोजक राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर श्री संदीप जालान जी, और इस कार्यक्रम में आए सभी हमारे लगभग 15-16 हमारे चैप्टर उसमें आए हैं, अध्यक्ष आए हैं, वो सभी हमारे अध्यक्ष और यहाँ के सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये प्रवासी राजस्थान संगम में आप सबके बीच मुझे उपस्थित होकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जैसा आपने कहा है कि हमारे प्रवासी भाई कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो आपका मन है, आपका लगाव है, आपका स्नेह है, आपका प्यार है, इसकी चर्चा अक्सर मैं राजस्थान में भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उसकी मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है चाहे देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर जो राजस्थानी प्रवासी भाइयों ने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को दुनिया में जो फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से जब मैं देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। ऐसे में सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में राजस्थान फाउंडेशन के देश और विदेश के 16 चैप्टर के प्रेसिडेंट हिस्सा ले रहे हैं। आप में से कुछ देश के विभिन्न शहरों जैसे कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, रांची से आए, तो कुछ थाईलैंड, यूएई, ब्रिटेन, मलेशिया, बहरीन, जर्मनी, केन्या और सऊदी अरब जैसे देशों से पधारे हैं। हमारे लिए ये भी गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में फर्नीचर, ई कॉमर्स, कपड़ा एवं परिधान, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक, ग्रेनाइट, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग सहित अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित उद्योगपति, निवेशक हमारे बीच में उपस्थित हैं।
आप इस सब की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री सचिन पंड्या जी और उनकी पूरी टीम को और उनकी महिला विंग को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे जैन साहब कह रहे थे, हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत का प्रवासी समुदाय देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है और आपने केवल अपने परिवार और व्यवसाय को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थान की संस्कृति और गौरव को भी प्रतिष्ठित करने का काम आप सभी लोगों ने किया है। हर बार मैंने आपके भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति वही निष्ठा, अटूट लगाव महसूस किया है। पश्चिम एशिया संकट के समय में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप में से हमारे प्रवासी चैप्टर ने यहां फंसे भारतीयों की सहायता के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ एवं तत्परता के साथ जो कार्य किया, वह अत्यंत सराहनीय है। उनमें से कुछ आज हमारे बीच में भी उपस्थित हैं। आपने लोगों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर के उनकी सुरक्षित स्वदेशी वापसी तक पूरा सहयोग किया था। ये हमारी राजस्थानी संस्कृति के प्रति सेवा, संवेदना और सामाजिक दायित्वों के भाव को जीवंत उदाहरण है। मेरे भाइयों, आप सब देख रहे हैं, आपने देखा है कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में परिदृश्य बदला है। राजस्थान में तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर रहा है। राजस्थान आज देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीएसडीपी की वृद्धि दर 12% से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ हमने कारोबार को सुगम बनाने के लिए अनेक पहल की हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटा करके 30 दिन और बड़े उद्यमों के लिए 60 दिन कर दी है। अब प्रदूषणकारी वाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ा करके 877 कर दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राज्य निवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार कर इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 और एक जिला एक उत्पादन पॉलिसी जैसी नीतियों के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, जो अपनी मिट्टी की याद रखता है उसकी मिट्टी भी उसे कभी भूलती नहीं है। क्योंकि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं आपके द्वारा ही सुनता हूं। ये हमारे पिताजी जब राजस्थान जाते थे तो 4 दिन और 5 दिन की कहकर के जाते थे और 15 दिन में 20 दिन में लौट करके आते थे। क्योंकि उनका जो लगाव था, उनका राजस्थान के मिट्टी के प्रति, संस्कृति के प्रति जो उनका प्रेम था, वो प्रेम उनको राजस्थान में रोक लेता था और वो 5 दिन की कह करके जाते थे और 10 दिन और 15 दिन में लौट करके वो अपने कर्म भूमि में आते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान बदल रहा है। क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन प्रवासी
ऐसे भी हैं जो उद्योग के लिए आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो परिस्थिति के कारण आए थे। और मैं आपसे कह सकता हूं, जब मैं 2.5 साल पहले जब मैं आता था तो मेरे वो बुजुर्ग भी मिलते थे, मेरे युवा भी मिलते थे। जब मेरे से वो बात करते थे तो मेरे मन के अंदर ये भाव जागृत होता था कि मेरे जो भाई उद्योगपति हैं, वो उद्योग करने के लिए देश और विदेश में गए हैं, उनका एक दो यूनिट राजस्थान में भी होनी चाहिए। मैं ये भी सोचता था जो परिस्थितियों के कारण गए हैं, उनको राजस्थान पुनः उनको याद कर रहा है, पुनः उनको बुला रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप सभी जानते हैं राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा कमी होती थी। वहां का सतही जल भी कम है, अंडरग्राउंड जल भी बहुत कम है, बारिश भी कम होती थी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो 2.5 साल में काम हुआ है, और वो सिर्फ कुछ हिस्से में नहीं हुआ है, राजस्थान के एक एक जिले में काम हुआ है। और मैं आज आपको ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान में पानी की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहेगी, ये भी मैं कहता हूं। आज पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा जो पानी की स्कीम चल रही है वो राजस्थान के अंदर है। आज हम कह सकते हैं कि लगातार हमारा पड़ोसी राज्यों से पानी को लेकर के जो समझौता हुआ है, जो योजनाएं बनी है, चाहे वो मध्य प्रदेश के साथ हो, ERCP राम जल सेतु योजना, उसका भी समझौता हुआ, और उसकी भी योजना लगभग 90,000 करोड़ रुपए की योजना उसकी बनी है। 24,000 करोड़ रुपए के काम उसमें चालू हो गए। उसमें 18 जिलों का पानी भी मिलेगा, उद्योग के लिए भी पानी, किसान के लिए भी पानी, पशुओं के लिए भी पानी और पीने को भी पानी मिलेगा। और आपने अभी अभी देखा है, जो मेरे शेखावाटी के भाई बहन हैं वो भी जानते हैं कि शेखावाटी में पानी की बहुत बड़ी कमी थी। लेकिन आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी यमुना जल समझौता हुआ है, जो मेरी शेखावाटी को पूरा, हमारे सीकर, चूरू और झुंझुनू में पूरा पानी उसके लिए मिलेगा। उसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की योजना बनी है। आने वाले समय में उसका जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है। चाहे हमारा इंदिरा गांधी गंगा नहर का काम हो, जो हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, नागौर के लिए पानी मिलता है, उसको भी 5,500 करोड़ रुपए का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। और तीसरा समझौता जो हमारा गुजरात से नर्मदा का समझौता, क्योंकि उस समय जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वहां मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने राजस्थान को नर्मदा का पानी बिन मांगे दिया था। और अभी उसका इतने दिनों से जो समझौता था उसमें दिक्कत थी, वो भी हमारा अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। वहां का भी पानी हमारे लिए सांचौर, बाड़मेर और जालौर के लिए उसका पानी भी हमें मिलेगा। हमारी आंतरिक जो व्यवस्था थी, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता था, उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ आता था, उसकी भी हमें योजना बनाई और उसमें टनल और एनीकट बन करके काम प्रारंभ हो गया। 10,500 करोड़ की योजना है, वो अगर पूरा हो जाएगा जैसे ही, तो हमारा उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा तक उसका पानी आएगा। वो भी काम हमारा चल रहा है। यही नहीं, हमारा बागड़ का क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के लिए माही डैम योजना बनाई गई है, उसकी भी योजना बनी है। 80,000 हेक्टेयर भूमि की कैसे सिंचाई हो, उस पर भी काम हो रहा है। वहां भी पीने को पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान अब मरु प्रदेश नहीं, हरियाणा राजस्थान के नाम से जाना जाएगा। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। राजस्थान में दूसरी व्यवस्था बिजली की बड़ी खराब थी, आप सब देखते थे। लेकिन हमारे पास
ईश्वर की कृपा है, क्यों सूर्य भगवान की कृपा ऐसी है कि 365 दिन हमें उसकी ऊर्जा मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, तो जमीन भी हमारे पास है, सौर ऊर्जा का भी हमारा काम चल रहा है। और आपने देखा है आने वाले समय में सौर ऊर्जा में भी हम पहले नंबर के प्रदेश हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब तक तो हम बिजली दूसरे प्रदेशों से खरीदते थे, लेकिन आज हम कह सकते हैं पिछले 4 महीने से हम दूसरे प्रदेशों को बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने 2.5 साल के अंदर 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया है। हमने कहा किसानों को हम दिन में लाइट देंगे, लेकिन 26 जिलों में हमने दिन में लाइट देना प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में 24 घंटे लाइट उद्योग को देंगे, उपभोक्ता को देंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे। और आपको यही मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके कोई भी लोग हो राजस्थान में आए, बिजली सस्ती भी मिलेगी, उद्योग को पूरी भी मिलेगी और सस्ती भी मिलेगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, हमने डिपार्टमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड ओवरसीज राजस्थानी अफेयर्स का भी गठन किया है। इसके माध्यम से हम प्रवासी भाई बहनों से नियमित समन्वय स्थापित कर रहे हैं। उनके निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम हम कर रहे हैं। राजस्थान में उनको और उनके परिवार को कोई दिक्कत ना हो, इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में योगदान देने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए राजस्थान डेवलपमेंट स्पोर्ट सपोर्ट पोर्टल शुरू किया गया है, जो हमने हाल ही में विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर जयपुर में विदेश संपर्क प्रोग्राम का आयोजन किया था। इसमें हमने देश से बाहर निवास कर रहे प्रवासियों की चुनौतियों और उनके समाधान का गहन मंथन किया था। भारत सरकार के सहयोग से प्रवासियों के मुद्दों को बेहतर समाधान की दिशा में कार्य करना हमने प्रारंभ कर दिया है। राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार से सीधे जुड़ने का सशक्त मंच प्राप्त हुआ है। प्रत्येक जिले में जिला प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत साल में कम से कम एक बार प्रवासी राजस्थानी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रवासी भाइयों को जो जिलों से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा किए गए सराहनीय योगदान के लिए हमने कहा है कि साल में उनको सम्मानित भी किया जाएगा, उनको वहां बुलाया जाएगा। राजस्थान फाउंडेशन के देश में 19 और विदेश में 21 इस प्रकार 40 चैप्टर क्रियाशील हो गए हैं। हम पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन करेंगे। यह आयोजन एक बार फिर आपको अपनी संस्कृति से जुड़ने, विचार विमर्श करने, प्रदेश के विकास में भागीदारी बनने के अवसर प्रदान करेगा। इसमें आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको पूरे हृदय से आपको आमंत्रित करता हूं, आपका निमंत्रण देता हूं और पधारो हमारे देश। और ये आप जानते ही हैं, कि जिस तरह से राजस्थान में हमने ये परपाटी प्रारंभ की है, प्रवासियों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने से प्रदेश में निवेश, सामाजिक योगदान को गति मिल रही है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन के बाद प्रवासियों का सहयोग बढ़ा है। इस समिट में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे, उन्होंने कहा था कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है और रिसेप्टिव भी है। और हम चाहते हैं जब राजस्थान आगे बढ़ रहा है, जब टैलेंट और टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो बेंगलुरु का नाम दुनिया के सामने भारत की क्षमता का परिचय बनकर सामने आता है। बेंगलुरु की टेक्नोलॉजी और राजस्थान की उद्यमशीलता को मिलाकर हम राजस्थान की विकास यात्रा का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। जब दोनों मिलेंगे तो नया अध्याय लिखा जाएगा। हमारे जुड़ाव और हमारी मजबूती दे सकते हैं। आज के आयोजन से हम राजस्थान में व्यापार से विकास तक की यात्रा नई दिशा दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि व्यापार केवल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए,
यह ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम भी बनना चाहिए। व्यापार केवल बैलेंस शीट तक सीमित न रहे, वह समाज, संस्कृति और राज्य के विकास से जुड़ना चाहिए। इसी तरह के विकास के द्वार खोलने के लिए राजस्थान खुले मन से आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी राजस्थान केवल अपनी व्यवसाय से नहीं बल्कि सेवा और सामाजिक सरोकारों से भी प्रदेश को समृद्ध बनाने में योगदान दे। मेरे पास आप लोगों से कई बार मांग आई कि कर्नाटक में राजस्थान भवन की स्थापना की जाए। मैं पिछली बार आया था तो भी आपने कहा था। हमने कई प्रदेशों में जमीन के लिए मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा है, जिससे प्रवासी राजस्थानियों को एक स्थायी सांस्कृतिक, सामाजिक, प्रशासनिक केंद्र के रूप में उपलब्ध हो सके। इसके लिए मैंने कर्नाटक राज्य को पत्र लिखे हैं। इस कार्य को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। राजस्थान का गौरवशाली इतिहास हमें यह सिखाता है कि मातृभूमि के प्रति प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। जब भी अपनी धरती, संस्कृति और समाज की बात आई, राजस्थानियों ने हमेशा बढ़ चढ़ के योगदान दिया। मातृभूमि से कर्म भूमि एक अभियान हमने चलाया था और यह अभियान गुजरात के सूरत से प्रारंभ हुआ था। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमारे लोगों ने पानी के क्षेत्र में जितना काम किया है, मैं ऐसे सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्साह, निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ भागीदारी निभाई सभी के लिए प्रेरणा का विषय बना। और मैं कह सकता हूं, कर्म और कर्तव्य जब जुड़ जाता है तो देश की और प्रदेश की तकदीर बदल जाती है। आप सब भाई जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि राजस्थान आने वाले समय में देश का पहला राज्य होगा। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान में लगातार शेखावाटी में एक प्रवासी कार्यक्रम का आयोजन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि शेखावाटी में देखा है आप, पिछली बार जब मैं आया था जब भी मैंने आपके सामने बात रखी थी, क्योंकि शेखावाटी की जो हमारी हवेलियां हैं, व्यक्ति के पास पैसा हो वो मकान बना सकता है, अपार्टमेंट बना सकता है, घर बना सकता है, लेकिन हवेली नहीं बना सकता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कहते हैं कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। मेरे मित्रों, वो हमारी हवेलियां हमारी विरासत है। हमें हमारी उन विरासतों को भी संभालना है और उन विरासतों को संभालते हुए हमें आगे चलना है। और हमने इसी तरह से वहां की विरासत को संभालने के लिए 662 हवेलियां को हमने चिन्हित किया है। हमने उनके ऑनरों से भी संपर्क किया है, उनके मालिकों से भी संपर्क किया है। हम चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान में शेखावाटी का क्षेत्र हमारा बहुत मजबूत क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से भी हमारा मजबूत है, अगर हम कहें तो हमारी सांस्कृतिक दृष्टि से भी मजबूत है, अगर हम ये कहें तो हमारा वो क्षेत्र हर क्षेत्र में आगे है। महिला शिक्षा में भी वो आगे है। अगर मैं उस क्षेत्र की बात करूं तो सीमा पर जो प्रहरी हैं, हमारे सैनिक भाई हैं, सबसे ज्यादा देश के अंदर है तो हमारी शेखावाटी क्षेत्र से हैं। और शेखावाटी क्षेत्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े और उसमें राजस्थान एक पर्यटन की दृष्टि से भी जाना जाता है। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था और मैं देख सकता हूं कि उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हम लेकर के आए हैं, वो 3 शेखावाटी में होकर के जाते हैं। हमने, क्योंकि राजस्थान की दूरी ज्यादा है, तो हमने उन 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को हम लेकर के आए। उनका काम हमारे यहाँ चल रहा है। और अभी मैं परसों ही मिल के आया था हमारे मंत्री जी से। उनसे हमने कहा कि हमारे 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जिनको हम पूरी तरह से संचालित कर सकते हैं। आप मेरे से बात करते हैं रेलवे की, निश्चित रूप से मैंने पिछली बार भी बात की। आज आपका मेरे पास फिर ज्ञापन आया है। मैं राज्यसभा सांसद हमारे दोनों से मैंने कहा है, लहरिया जी से और हमारे पूनिया जी से, कि आप भी जाएंगे और माननीय हमारे मंत्री जी को कहेंगे। मैंने पिछली बार भी बात की, आपकी जो मांग है पूरी तरह से उस मांग को भी हम करेंगे कि यहाँ से सीधी ट्रेन हमारे वहाँ राजस्थान तक जाए, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 5 एयरपोर्ट हमने
पूरे राजस्थान के अंदर जिनको कि हम भारत सरकार के द्वारा उनको बनाना चाहते हैं और उनकी स्वीकृति भी हमको मिल गई है। और उनमें से हमारा एक सीकर का शेखावाटी का भी है, एक हमारा आबू रोड भी है, एक हमारा भीलवाड़ा है और एक हमारा बांसवाड़ा है, एक हमारा क्योंकि गिरिराज जी नजदीक है तो हमारा डीक कुमेर भरतपुर का भी है। इस तरह से हमने 5 की हमारी सर्वे हो गई है। आने वाले समय में राजस्थान की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी भी जुड़ेगी और रेल कनेक्टिविटी भी जुड़ेगी, जिससे हमारे प्रवासी भाइयों को कोई परेशानी नहीं हो। मित्रों, मैं यही आपसे कहूंगा, लगातार हमारा राजस्थान आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जब हमारा राजस्थान हुआ था 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं दिसंबर तक हम लगभग 12 लाख करोड़ तक हमारा पूरी तरह से काम हमारा जमीन पर उतर जाएगा, हमारा नीचे उतर जाएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रवासी भाइयों का सहयोग मिलेगा तो हमारा राजस्थान और आगे बढ़ेगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप 10 दिसंबर 2026 को जयपुर में होने वाले दूसरे प्रवासी राजस्थान दिवस में अवश्य पधारें। आपके अनुभव, सुझाव, सहभागिता से राजस्थान की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर सामूहिक शक्ति से विकसित भारत और विकसित राजस्थान को आगे लेकर के चलेंगे। तो मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान होगा। आप अपनी कर्म भूमि में काम करिए। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जहां अपना काम कर रहा है, कर्म भूमि में तो काम करे ही, लेकिन मातृभूमि के प्रति भी ध्यान रखे। ऐसा मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं। आप सभी ने यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम रखा है, मैं अध्यक्ष जी और उनकी टीम को पुनः धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो 16 चैप्टर आए हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी समय निकाला है और वो भी यहाँ आए, उनसे भी चर्चा होगी। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः फिर कहता हूं कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से अपने आप में निराला है। और मैं हमेशा कहता हूं, पिछली बार भी कहा था, और जगह जाओगे तो एक टिकट में एक फिल्म देख करके आओगे, राजस्थान आओगे एक टिकट में 5 फिल्म से ज्यादा देख करके आओगे, क्योंकि राजस्थान ऐसी भूमि है। क्या देखना चाहते हैं वही देखिए। आप अगर मरुस्थल देखना चाहते हैं, डेजर्ट देखना चाहते हैं तो जैसलमेर बाड़मेर आ जाइए, सबसे अच्छा मिलेगा। आप अगर झीलें देखना चाहते हैं तो मेरे उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, आबूराज, आपको झीलें मिल जाएंगी। सबसे बड़े किले और महल देखना चाहते हैं तो आपको राजस्थान ही आना होगा, वो कहीं मिलने वाले नहीं। आपको अगर अभ्यारण्य देखना है, टाइगर देखना है तो रणथंभौर आइए, सरिस्का आइए। आपको अगर लेपर्ड देखना है तो जयपुर में आ जाइए। जालाना में आपको मिलेगा, रामगढ़ में आपको मिलेगा। अगर आपको बर्ड सेंचुरी देखनी है तो आप ताल छापर में आ जाइए, शेखावाटी में, या भरतपुर बर्ड सेंचुरी में आ जाइए, केवलादेव नेशनल पार्क में। और आपको अगर खाटू श्याम जी के, सालासर जी के, गिरिराज जी के, साकम्बरी माता के, तनौट माता के, करणी माता के, रामदेवरा के, तेजाजी महाराज के, पुष्कर जी के, श्रीनाथ जी के, सामरिया सेठ के, त्रिपुरा सुंदरी के, गणेश जी महाराज के, मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने हैं तो आपको वो तो राजस्थान ही आना होगा। ये निराली भूमि है, ये शक्ति और भक्ति की भूमि है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पुनः आपसे कहता हूं, पधारो हमारे देश। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं थोड़ा आज कार्यक्रम में लेट हुआ हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय कर्नाटका।